नमस्कार साथियों, आप सभी का एस बी वी एम अणकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे मौर्य काल और मौर्य काल में हमने पढ़ा था एक पहले वीडियो में कि मौर्य काल में किस प्रकार की पृष्ठभूमि है, कि क्या कारण है कि मौर्य मौर्य कौन थे, उनके बारे में पढ़ा। हाँ, तो पहले मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में हमने जाना, दो कहानियां देखी। नेक्स्ट उसके बाद में दो वीडियो और थे, उसमें हम देखा कि कौन थे मौर्य और किस प्रकार मौर्यों की जो उत्पत्ति हुई है, या मौर्य वंश के संस्थापक जो सदस्य है ये कहाँ के थे, क्या ये शूद्र थे, क्या ये क्षत्रिय थे, क्या ये पारसिक थे, इनके बारे में अध्ययन किया था। और नेक्स्ट आज मैंने कल ही आपको बता दिया था कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज पढ़ेंगे, किस प्रकार मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अपनी नींव मजबूत करता है और किस प्रकार अपने जो नंदों का उन्मूलन करके अपने साम्राज्य का स्थापना करता है। अपने साम्राज्य का ही नहीं, हम देखें पूरे अखंड भारत की स्थापना करता है और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करता है जो जहां तक कि ये अंग्रेज लोग भी, जो मुगल लोग भी उस सीमा तक त्रसते रहे, यानी वह सीमा उनको नहीं मिली। आप देखें, भारत की भौगोलिक सीमा तक जाने वाला एक ऐसा सम्राट जिसने सर्वप्रथम भारत में एक ऐसे अखंड साम्राज्य की स्थापना की थी। आप देखें उधर जो हम देखें पश्चिम क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि लगभग हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, अफगान तक चले जाएंगे और आप देखें सौराष्ट्र क्षेत्र तक जीत जाएंगे। इधर हम देखें भारत की भौगोलिक सीमा जो पूर्व की ओर चले जाएंगे और इधर दक्षिण भारत में भी स्वर्ण की पहाड़ियों तक, वहां अंतिम समय में जो संतारा जैसे लंकनापति से अपना जीवन त्याग करेंगे। तो इस संपूर्ण साम्राज्य के अंदर जो अपनी महती भूमिका निभाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, हम पहले टॉपिक यही ले लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, इनका सामान्य परिचय देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का हम बराबर लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। आप बड़ा एकदम ध्यान से सुनिएगा कि ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं और सामान्य परिचय इनका यही है और पहले ही शासक हैं मौर्य वंश के। इनके बाद में बिंदुसार पढ़ेंगे, उसके बाद में सम्राट अशोक पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें इसमें क्या चीज है, इनका आरंभिक जीवन। तो इनकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, इनकी आरंभिक जानकारी, तो याद रखना आरंभिक इनकी जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथों से मिलती है और वो अधिकांश थे, मुख्य थे। लेकिन यदि आप कहेंगे कि और भी कोई ग्रंथ हैं तो जैन ग्रंथ भी है, तो जैन ग्रंथों से भी हम देखें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से बौद्धों से मिलती है। तो देखिए बात लिखते हैं, जो परिचय लिखे पहले, परिचय परिचय चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में मौर्य वंश की स्थापना की और इनकी आरंभिक जानकारी, इनकी आरंभिक जो जानकारी है जानकारी मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में मिलती है तथा आंशिक जानकारी, यानी कुछ उनमें भी मिलती है आंशिक जानकारी, जो जैन ग्रंथ वगैरह है, आंशिक जानकारी, आंशिक जानकारी। तो एक तो हो गया बौद्ध ग्रंथ हो गया, और एक मैंने आपको बताया कि जो जैन ग्रंथ हैं, जैन साहित्य हैं। तो आंशिक जानकारी जैन ग्रंथों एवं
यूनानी साहित्य, यूनानी साहित्य से मिलती है। यूनानी साहित्य से मिलती है। और यूनानी साहित्य के अंदर देखें आप, तो हम कईयों का नाम लेंगे, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका वगैरह है, और या जस्टिन है, प्लूटार्क है, अब जो एपियार्नस है, ये सब बताएंगे अलग अलग मौर्य, जो इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग इनका नाम भी लेंगे। तो विलियम जोन्स द्वारा उनकी पहचान की जाएगी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो उनके बारे में थोड़ा देखेंगे हम, जैन ग्रंथों के अंदर और बौद्ध ग्रंथों के अंदर जो जो भी होगा ग्रंथ होगा उसका पर्टिकुलर नाम लिखेंगे हम, किस प्रकार है, किस ग्रंथ में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की है। और इनकी आरंभिक जानकारी के स्रोत बताए मैंने कि जो आरंभिक जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से और आंशिक स्रोत कौन से हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखें आप, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। तो देखें इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, आधुनिक पटना बिहार, पाटलिपुत्र में हुआ। अब देखिए इनको क्या हुआ, जैसे ही मान लीजिए ये जन्म हुआ पाटलिपुत्र में, थोड़े बड़े हुए तो इनके परिवार ने इनको एक शिकारियों को बेच दिया, और शिकारियों को बेच दिया। और शिकारियों को बेचने के बाद में ये एक दिन क्या हुए, जंगल के अंदर खेल रहे थे राजकिलम का खेल, और चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णुगुप्त चाणक्य ने देख लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय राजकिलम का खेल रहे थे, विष्णुगुप्त चाणक्य उनसे प्रभावित हुए और 1000 कासार्पण में खरीद लिया इनको। 1000 कासार्पण में उसमें प्रचलित मुद्रा थी जिसको हम कासार्पण बोल देंगे। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इनको कहाँ ले गए, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय लेके गए, और वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय में 8 वर्ष तक इनको शिक्षा दी है। और उस शिक्षा के दौरान 8 वर्ष के दौरान ये सिकंदर की सेना में भी एक बार भर्ती हुए, सिकंदर से मिले हैं। अब यहाँ पर जो विदेशी अलग अलग इतिहासकार यूनानी साहित्यकार हैं वो बोलते हैं कि जस्टिन कहता है, प्लूटार्क कहता है, अलग अलग ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये कुछ हो सकता है सिकंदर से प्लानिंग करने के लिए कि किस प्रकार नंदों का वर्णन करना है, उसके लिए समिट हुआ होगा। तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन कुछ जो इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये सेना में शामिल अवश्य हुआ था कि अपना अनुभव कुछ और मानव अनुभव में वृद्धि की जाए। लेकिन हुआ यूं, ये थोड़े स्पष्टवादी व्यवहारवादी थे, और स्पष्टवादी व्यवहार के होने के कारण इंडिया सिकंदर के साथ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे। तो थोड़ा सामान्य परिचय में ये भी बात लिख लेते हैं कि इनके इनके चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार वालों ने इन्हें शिकारी को बेच दिया। किनको बेचा, शिकारी को बेच दिया, तथा कोटली अर्थात चाणक्य, कोटली विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं, चाणक्य तथा कोटली ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलम का खेल खेलते हुए देखा, तो प्रभावित हुए। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं या नीचे लेट लेते हैं। प्रभावित हुए तथा 1000 कासार्पण में खरीद लिया। इनके पश्चात
विष्णुगुप्त चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, और जिनको हम क्या कहते हैं, कौटिल्य। ये ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य इसे तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय तो ले गए, चले गए, वहां पर इनको शिक्षा दी है, तो उसके बारे में हमने लिखा। और जहां पर इन्हें 8 वर्ष तक सैनिक शिक्षा दी। सैनिक ही तो बनाना था, सैनिक शिक्षा दी, ये ठीक है। और फिर हम देखें तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये इस दौरान, इस 8 वर्षों के दौरान ही चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला। अब मैंने आपको बताया कि जिसमें 8 वर्षों के दौरान ये क्या हो, सिकंदर से मिला। हो सकता है कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने ऐसा कहा हो कि तू जा और सिकंदर की सेना में शामिल हो जा। सिकंदर की सेना के अंदर शामिल होगा तो एक सेना के अंदर किस प्रकार सैनिक का कर्तव्य होता है, किस प्रकार सेनापति का कर्तव्य होता है, थोड़ा तुझे अनुभव हो जाएगा। क्योंकि सिकंदर तो बराबर लगातार युद्ध करते जा रहा था, तो लेकिन ये थोड़ा स्पष्टवादी व्यवहार का था। कौन? ये विष्णुगुप्त चाणक्य, नहीं सॉरी, ये चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी कारण ये सिकंदर से ज्यादा के साथ टिक नहीं पाया है। इनका इनका यदि दोनों का सेम व्यवहार नहीं हो तो इनका ज्यादा समय तक ये दोनों ही नहीं आपस में टिक पाए। तो इस 8 वर्षों के दौरान ही चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था। ये चीज है। सॉरी। तो अब ये सिकंदर से मिला है, इस संबंध में कुछ घटना है, तो यही लिख लेते हैं। जिसके संदर्भ में इतिहासकार निम्न कारण बताते हैं। क्या कारण था कि सिकंदर की सेना से मिला? निम्न कारण बताते हैं। तो यहाँ पर जस्टिन ने क्या कमेंट किया उसके बारे में देखेंगे, और साथ ही प्लूटार्क ने क्या कमेंट किया उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं हम, ये हम ये दिख रहा होगा आपको। तो प्लूटार्क क्या कहता है? प्लूटार्क के अनुसार ये, तो प्लूटार्क कहता है कि यह नंदों के विरुद्ध योजना बनाने के लिए ही सिकंदर से मिला था। इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदों के विरुद्ध, यानी नंद शासक घनानंद की बात आती है, नंदों के विरुद्ध योजना बनाने हेतु सिकंदर से मिला था।
सिकंदर से मिला था। अब हुआ यूं, याद रखना, विभिन्न इतिहासकार बैठे थे। प्लूटार्क ने बोला भी ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है सिकंदर से इसलिए मिला था कि इनको प्लानिंग बनाती थी, प्लानिंग जो बनानी थी कि नंदों का किस प्रकार उन्मूलन किया जाए। तो दूसरे इतिहासकारों ने पूछा भी ठीक है प्लूटार्क जी, बात तो ये ठीक है, लेकिन फिर योजना क्यों नहीं बनाई? तो फिर हम देखें जस्टिन ने वहां कमेंट किया। जस्टिन ने बोला योजना इसलिए नहीं बनाई क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है ये स्पष्टवादी व्यवहार का था और जो सिकंदर है ये सिद्धांतवादी थे, और इसी कारण दोनों के बीच में जो मेल मिलाप नहीं बने और ये यहाँ से भागकर तक्षशिला चला गया। तो देखिए उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो दूसरा कौन था, मैंने आपको बताया जस्टिन। कौन था? जस्टिन के अनुसार, जस्टिन के अनुसार तो जस्टिन ने क्या कहा? तो इसने कहा इनके अनुसार इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य स्पष्टवादी व्यवहार का था, स्पष्टवादी व्यवहार का था, इसलिए सिकंदर के साथ अधिक समय तक जो टिक, नेक्स्ट लिखते हैं, टिक नहीं पाया अतः सिकंदर की सेना से निकलकर तक्षशिला चला गया। तक्षशिला चला गया, ये हो गया। तो सिकंदर की सेना से निकलकर ये क्या कहाँ चला गया? तक्षशिला चला गया। तो इनके बारे में थोड़ा लिखा। अब हम देखें थोड़ा एक वो बिंदु और इसमें लेते हैं कि यूनानी इतिहासकारों ने जो अलग अलग भिन्न भिन्न नाम लिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, जिनकी पहचान विलियम जोन्स ने ये करवाई है कि यह जो नाम लिए हैं यह चंद्रगुप्त मौर्य था। जैसे सेंड्रोकॉप्स है, एंड्रोकॉप्स है, तो उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं विभिन्न इतिहासकारों के नाम। तो जो बिंदु बनाते हैं हम, यूनानी इतिहासकारों द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त नाम ये, इसमें हम नाम लिख लेते हैं। पहला नाम है सेंड्रोकॉट्स। क्या नाम है? सेंड्रोकॉट्स। सेंड्रोकॉट्स ये, और इसके जो नाम लेने वाले कौन थे अभी देखेंगे। तो दूसरा नाम है एंड्रोकॉट्स। क्या नाम है? एंड्रोकॉट्स ये, और तीसरा नाम है सेंड्रोकॉप्टस। सेंड्रोकॉप्टस
तो देखें ये जो नाम लेने वाले हैं इसमें था एरियन, स्ट्रेबो, क्या नाम था, स्ट्रेबो और जस्टिन। इन्होंने तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकॉट शब्द का इस्तेमाल किया। और नेक्स्ट देखें तो एंड्रोकॉट शब्द है, इसका इस्तेमाल है जो हम देखें तो एपियानस ने किया है। किसने किया? एपियानस ने। ये सब यूनानी इतिहासकार थे, एक था एपियानस और एक था प्लूटार्क। कौन था? प्लूटार्क। और नेक्स्ट सेंड्रोकॉप्टस शब्द का प्रयोग है, ये जो निरियक्स ने किया था, सिकंदर का जो सेनापति था और लेखक भी था निरियक्स, जिसको हम फिलार्कस भी बोलते हैं, तो फिलार्कस लिख लेते हैं हम, फिलार्कस या निरियक्स मान लीजिए ये है। अब आप कहेंगे इससे क्या मतलब होगा? तो देखें 1793 के अंदर विलियम जोन्स ने यह कहा कि ये जो सेंड्रोकॉप्टस जो भी नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो पहचान करवाई, तो सबसे पहले यदि इन नामों की पहचान है वो किसने करवाई? तो आप देखें कौन था वो? विलियम जोन्स। तो थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। ये ठीक है, नोट लगा के लिख लेते हैं, थोड़ा बिन रखते हैं। तो नोट 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने उपयुक्त नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की, ये ठीक है। और नेक्स्ट और देखें तो इसमें एक और नोट लगाते हैं, ये लगा लेते हैं नोट कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम है, यह पहली बार यदि मिला है तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिला। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पहली बार नाम जो शक शासक था रुद्रदमन, जिसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, शक शासक जिसका रुद्रदमन नाम आता है, कभी रुद्रदमन नाम आता है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये हो गया। तो नेक्स्ट हम देखें इसके बाद में आगे, अब चंद्रगुप्त मौर्य की आरंभिक जो अभियान थे उसके बारे में देखेंगे। तो आपने देखें क्या क्या पढ़ा है, एकदम सामान्य परिचय लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और इनका जो आरंभिक जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथों में मुख्य रूप से मिलती है और जैन ग्रंथ और यूनानी साहित्य आंशिक रूप से मिलती है। नेक्स्ट हमने देखा कि इनका जन्म चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में हुआ। इनके पिता ने इनको क्या किया? बेच दिया शिकारियों को, और शिकारी जब जंगल के अंदर इधर उधर जो मानव शिकार करते थे इनको साथ में रखते थे। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य जो बाद में बने थे, विष्णुगुप्त चाणक्य उस जंगल से गुजर रहे थे। उसी दौरान देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा है जो राजकलम का खेल खेल रहा है। तुरंत चंद्रगुप्त मौर्य के इस गुरु ने यानी विष्णुगुप्त चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य का पता किया कि कहाँ का रहता है, ग्रहण देने वाला है,
ये इनके मालिक कौन है, और उनको 1000 का शार्पण दिए और फिर इनको खरीद लिया। और उसके बाद में देखें इनको तक्षशिला विश्वविद्यालय लेके गए, जहाँ 8 वर्ष की शिक्षा दी है। इस 8 वर्ष की शिक्षा के दौरान ये सिकंदर की सेना में भर्ती हुए। और सिकंदर की सेना में भर्ती क्यों हुए, इसमें यूनानी जो साहित्यकार हैं, जो आप देखें यूनानी इतिहासकार जो प्लूटार्क और जस्टिन है, इन्होंने अपना अपना मत रखा है। तो प्लूटार्क ने बोला कि ये सिकंदर के साथ मिलकर के नंदों के उन्मूलन की योजना बनाने की फिराक में था। और जस्टिन ने क्या बोला, जस्टिन ने बोला बात यह है कि फिराक में तो था, लेकिन ये वहां पर मिला और स्पष्टवादी व्यवहार इनका होने के कारण ये सिकंदर के साथ ज्यादा टिक नहीं पाया और वहां से निकल गया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे हमने पढ़ा कि जो ये यूनानी इतिहासकार हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या क्या नाम रखे हैं, तो हमने एक साथ में ले लिया। एरिन स्ट्रैबो जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स नाम रखा है, और एपियानिस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स नाम रखा है, और ये निरियाक्स या फिलार्कस बोलते हैं जिसको सेंड्रोकोप्टस नाम रखा है, ये याद रखना आप। और उसके बाद में आप दो अब नोट लगाए हमने। एक में यह चीज लिखी है कि 1793 में विलियम जॉन्स ने इन जो उपयुक्त नाम है तीनों, सेंड्रोकॉट्स, एंड्रोकॉट्स और सेंड्रोकोप्टस, इनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। यह 1793 की बात है। नेक्स्ट इसके बाद में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य कहां पर मिला सबसे पहले, तो यह रुद्रदामन के जूनागढ़ जिले में मिला, जो शक शासक था। और ये हम देखेंगे आगे किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक सुदर्शन झील का निर्माण होगा, और उसका आगे चलकर यही शक शासक है उसका जैसे पुनर्निर्माण करवाएगा ना, तब यह वहां पर एक अभिलेख लगवाएगा जिसमें यह चंद्रगुप्त मौर्य का नाम देगा। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, अब मैंने आपको बताया कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के महत्वपूर्ण अभियान है, उसमें हम पहला लेते हैं यह चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान। टॉपिक ये डालते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख अभियान। ये ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख अभियानों की बात आती है तो मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूं, आप याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के अभियानों में आप चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभियान मगध पर था। यानी आप देखें मगध का शासक गणानंद था, और विष्णुगुप्त चाणक्य तो पूरी प्लानिंग थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को इसी प्रकार हम देखें एक नंद वंश का उन्मूलन करवा के और एक सम्राट घोषित करना है। तो ऐसी स्थिति में पहला यह आक्रमण है बिना सूझबूझ के, और यह कहां पर किया, नंद वंश के गणानंद पर। और इन्होंने क्या, जैसे ही आक्रमण किया तो इनका आक्रमण विफल रहा, यानी सफल नहीं हुआ। और बौद्ध धर्म के वसंत प्रकाशिनी में ऐसी बात कही गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना ऐसे बालक से की गई है कि वो बालक एक रोटी को जो गर्म है उस रोटी को किनारे से तोड़ने की बजाय बीच में से तोड़ने का प्रयास करता है। ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ वसंत प्रकाशिनी में लिखा गया है। अन्य हम देखें प्रथम अभियान की जानकारी यदि हमें मिलती है तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में मिलती है। अब विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार घनानंद के उस नंद वंश का उन्मूलन हुआ और किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई, उसके बारे में है। तो वहां अवश्य यह चीजें होगी। अब नेक्स्ट इसके बाद में और यदि देखें तो सोमदेव का कथा सरित सागर है, वो भी इनकी जानकारी देता है। तो उनके बारे में यदि हम लिखें तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अभियान है उसके बारे में थोड़ी लिख ही लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जो ये प्रथम अभियान है, प्रथम अभियान प्रथम अभियान। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अभियान चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अभियान मगध पर था, जो असफल रहा, जो असफल रहा। इस अभियान के असफलता पर बौद्ध ग्रंथ वसंत प्रकाशिनी में चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना चंद्रगुप्त
मौर्य की तुलना ऐसे बालक से की गई है, ऐसे बालक से की गई है जो गर्म रोटी को किनारों से तोड़ने की बजाय बीच में से तोड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखें तो इनकी जो जानकारी के स्रोत हैं उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। प्रथम अभियान की जानकारी के स्रोत ये लगाते हैं। प्रथम अभियान की जानकारी के स्रोत, प्रथम अभियान की जानकारी के स्रोत हैं तो इसमें लिख दें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम अभियान की जानकारी के स्रोत निम्नलिखित है। मैंने अभी आपके सामने नाम लिए थे कुछ, तो लिखते हैं। पहला तो विशाखादत्त का मुद्रा राक्षसी होता है, तो इसमें ले लेते हैं ये। तो विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस हो गया। नेक्स्ट एक मैंने बताया आपको सोमदेव का कथा सरित सागर, तो सोमदेव का कथा सरित सागर। और एक आप परिचित हैं बौद्ध ग्रंथ के जो वसंत प्रकाशिनी आपने लिखा ना, तो बौद्ध ग्रंथ वसंत प्रकाशिनी हो गया। और एक है महावंश में भी इसकी जानकारी मिलती है ये। ठीक है, अब रही दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य का द्वितीय अभियान कहां पर हुआ। आप अच्छी तरह परिचित हैं कि जिस समय जो भारत के मगध क्षेत्र में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासन था, उसी समय सिकंदर का भारत पराक्रमण हुआ। और सिकंदर का भारत पराक्रमण हुआ, उसकी जो कहानी है मैंने आपको पहले समझा दी है। जिस सिकंदर 19 महीने बाद भारत को यहाँ से छोड़ के चला जाता है, और 19 महीने बाद में जैसे ही जाता है तो सुसा नामक नगर में इनकी डेथ हो जाती है। और जैसे ही ये यूनानी शासक था, इसके पास में यूनान का सारा क्षेत्र इनके अधीन था, और जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है तो इनकी केंद्रीय शक्ति, जो यूनानी जो शासक हैं उनकी केंद्रीय शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। और केंद्रीय शक्ति जैसे ही कमजोर होगी तो जो इनके सीमावर्ती जो भी शासक हैं, इनके प्रांतपति हैं, मान लीजिए जो भी है, वो क्या करेंगे, स्वयं को स्वतंत्र करने की घोषणा करेंगे। और ऐसा कुछ हुआ तो अब सिकंदर के जो सेनापति वगैरह हैं, इन सबने मिलकर 2 संधियां की। हम देखेंगे आगे, जो एक लेबनान के आसपास की संधि है, एक बेबीलोनियन संधि है, 2 संधियां हुई। दोनों संधियों के अंदर लिखा हुआ जो साम्राज्य है, सिकंदर का साम्राज्य, उसमें भारत का जो क्षेत्र है या सिंधु नदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे हमें ऐसा मिलता है, तर्क मिलता है या एक आधार मिलता है कि हो सकता है सिकंदर के जो वापस जाने के बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और सिंधु नदी का पूर्वी क्षेत्र तक सारा हिस्सा किसके अधीन कर दिया, स्वयं के अधीन कर दिया। दूसरी हम देखते हैं इसी में ही जो आगे के अभियान में देखें तो ये जो
दो यूनानी जो क्षेत्र थे सिकंदर, जैसे कि सिकंदर है, इनके घोड़े का नाम बाऊ कैपला था, तो इन्होंने एक बाऊ कैपला नगर बसाया। ये पंजाब के आसपास यूडेमस वगैरह ऐसी कुछ जातियां, जो यूनानी जातियां थी, यहाँ पर गई, अपना शासन बना, सब जो स्थापित कर लिया। तो जो सिकंदर के भारत आने पर जिस समय यहाँ पर कुछ यूनानी बस्तियों का विकास हुआ है, कुछ यूनानी क्षत्रप बने थे, उन यूनानी क्षत्रपों को भी हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। और लगभग देखें 317 बीसी तक भारत को विदेशी दासता से भी मुक्त करवा दिया था। उसमें महत्वपूर्ण 4 जातियों को पराजित किया था। एक पंजाब के आसपास है, एक झेलम के आसपास है, एक हिंदू कुश पर्वत के आसपास है, और एक आप देखिए तक्षशिला के आसपास। इस प्रकार 4 जातियां हैं। चारों जातियों को पराजित करके, और हम देखें ये द्वितीय अभियान होगा उनका, और द्वितीय अभियान में ये पंजाब के आसपास के क्षेत्रों को, जितना भी क्षेत्र है उनको क्या करेंगे, विदेशी दासता से मुक्त करवा देंगे। और उसके बाद में थर्ड अभियान है, उसमें सेल्यूकस निकेटर के बारे में देखेंगे, किस प्रकार सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति, जो सीरिया का शासक था, भारत पर आक्रमण करता है, उसकी जो जानकारी लेंगे। तो हमारा जो द्वितीय अभियान है जो चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये द्वितीय अभियान, द्वितीय अभियान। तो द्वितीय अभियान में मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना द्वितीय अभियान पश्चिम भारत या उत्तर भारत कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी क्षत्रपों के विरोध किया। ये ठीक है। तो इसमें जो यूनानी क्षत्रप कौन कौन थे, तो यूनानी क्षत्रप, ठीक है। तो इसमें मैं यूनानी क्षत्रपों के नाम लिख लेता हूं, ये लिखते हैं। तो यूनानी क्षत्रपों में एक तो मैंने बताया यूडेमस, यही से लिखते हैं यूडेमस, क्या नाम था, यूडेमस, ये। और ये 317 बीसी में अंतिम इसी को पराजित किया था, जो पंजाब के आसपास थी है ये। और दूसरी एक थी टेक्लिसस, क्या नाम था, टेक्लिसस। इनको बुरी तरह कूटा और इसको टकला कर दिया, इसी कारण इसका नाम टेक्लिसस पड़ गया। देखिए इतिहास को आप एंजॉय के साथ पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, रटने से कुछ नहीं फायदा है। एक था पाइथन, क्या नाम था, पाइथन। और एक चौथी और जाति थी पाइथन के अलावा, जो फिलिप पंचम, मान लीजिए फिलिप जाति नहीं, फिलिप पंचम नाम का कोई एक शासक था, क्षत्रप था, उन्हीं को, ठीक है ना। ये अलग अलग, जो यूडेमस नाम का है, एक पाइथन के नाम का, एक फिलिप पंचम के नाम का। इनका जो साम्राज्य है वो कहाँ कहाँ था, देखें जो यूडेमस है ना, इसका पंजाब के आसपास का क्षेत्र, इनके पास क्या था, पंजाब के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र हो गया। और टेक्लिसस है, इसका हम देखें झेलम के आसपास का क्षेत्र था, झेलम के आसपास का क्षेत्र। और पाइथन है, इनका हिंदू कुश पर्वत के आसपास का क्षेत्र, हिंदू कुश पर्वत के आसपास का क्षेत्र हो गया। और ये फिलिप है, ये सिंध का क्षेत्र था, इसके पास सिंध का क्षेत्र।
तो इस प्रकार इन जो यूनानी क्षत्रप है इन्हों को पराजित करके भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवा दिया। ये इनका द्वितीय अभियान था। इसके बाद थोड़ा और लिख लेते हैं हम जो द्वितीय अभियान में देखें। एक तो ये जो अंतिम है 317 बीसी वाला है, ये अंतिम था, ठीक है ना। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने 317 बीसी या ऐसा करते 323 बीसी से 323 से 317 बीसी तक जो अंतिम थी 317 बीसी में यूडेमस को पराजित किया। ये ठीक है, तक भारत को पूर्णतः विदेशी दासता से मुक्त करवाया। थोड़ा वो संधि वाला लगा लेते हैं हम, नोट लगा के, नोट सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान की केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। तब यूनान का साम्राज्य विभिन्न भागों में बांटा गया। विभिन्न भागों में बांटा गया। इसके लिए दो संधियां हुई। कौन कौन सी थी तो मैंने आपको बताई। एक थी बेबीलोन संधि और दूसरी मैंने आपको बताया जो लेबनान संधि थी, और ये लेबनान संधि है, इसको ड्रिप रेडिएशन भी कहा जाता है। ड्रिप रेडिएशन। और क्या कर दिया ये, ठीक है। तो अब ये दोनों संधियां ना, इन दोनों संधियों में कहीं पर भी सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। इससे ऐसा साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विदेशी दासता से इसको भारत को मुक्त कर दिया था। तो यहां लिख लेते हैं, उपर्युक्त दोनों संधियों में भारत के सिंधु नदी के पूर्वी भाग का कोई उल्लेख नहीं है। इस आधार पर हम पूर्णतः या इस आधार पर हम कह सकते हैं, कि 317 बीसी तक
चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को पूर्णतः विदेशी दासता से मुक्त करवा दिया था। ये हो गया। तो देखें आज हमने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद में जो आगे का जो चैप्टर इसी में जो आगे चलेगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर का किस प्रकार आक्रमण होता है, उसको अपनी बड़ी अच्छी सूझबूझ के जरिए उसको पराजित करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि किस प्रकार 322 ईस्वी में इन्होंने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, और नेक्स्ट इसके बाद में देखा कि जो प्लूटार्क और जस्टिस ने इनके बारे में क्या कहा है और यूनानी साहित्यकारों ने क्या क्या इनको नाम दिए हैं। और नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख अभियान में देखें, प्रथम अभियान इनका जो मगध पर था, लेकिन याद रखना मगध पर यह अभियान घनानंद पर था। मगध के शासक किन पर था? घनानंद पर, ठीक है ना, घनानंद पर। लेकिन हुआ यूं कि ये असफल हुआ है, ठीक है ना, घनानंद पर था, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और लेकिन ये असफल हो गया, मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट इसके बाद में देखें चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अभियान है उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, और नेक्स्ट इसके बाद में इसके द्वितीय अभियान की जो जानकारी है या द्वितीय अभियान है उसमें क्या क्या चीज है, ये किन के प्रति द्वितीय अभियान किया गया, कौन कौन से विदेशी क्षत्रप थे जो यूनानी क्षत्रप थे जिनको इन्होंने पराजित किया। और 317 बीसी तक हम देखें पूर्णतः भारत को एक विदेशी दासता से मुक्त करवा दिया था। यहाँ देखें सिकंदर के जो मृत्यु के बाद में जो मैंने बताया कि यूनानी जो केंद्रीय शक्ति है वो कमजोर हो गई, उसके बाद में यूनान का बंटवारा हुआ जिसमें 2 संधियां हुई। इन दोनों संधियों में कहीं पर भी सिंधु नदी के पूर्वी भाग का कहीं उल्लेख नहीं है। इसी कारण हम ऐसा पूर्णतः सहमत हो जाते हैं कि हाँ वाकई में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवा दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के हम टॉपिक में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के अगले जो नेक्स्ट अभियान के बारे में। तो आपका स्नेह और विश्वास साथियों इसी प्रकार बना रहे, आप हमारे इस चैनल के साथ बराबर जुड़े रहें और लगातार क्लास देखें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।